नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में अपन बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से रिलेटेड। जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की एक बहुत बड़ी भर्ती राजस्थान में आई हुई है, 50,000 से अधिक पोस्ट है और आप लोगों के पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इस एग्जाम को क्रैक करके सरकारी नौकरी में आने का सपना पूरा कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस भर्ती को हल्के में नहीं लेना है और ये नहीं सोचना है कि हमारा सर जो है चतुश्रेणी बनेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये करेंगे। देखो, लोग जो अगर कहना चाहेंगे तो सबसे पहली बात वे लोग कहना चाहेंगे या कहेंगे जो कुछ भी नहीं है, जो खुद सफलता नहीं देखे या जिनको सिर्फ बातें करनी है। तो दुनियादारी की तो अपने को यदि परवाह करेंगे तो फिर अपन जो है सही तरीके से एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे और अपना ये जो जीवन है, अपनी ये जो लाइफ है, ये उलझन भरी रह जाएगी। तो इस चीज में नहीं पड़े। दूसरी बात, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो ये बताऊं कि चतुश्रेणी कर्मचारी आप बन जाओगे तो 3-4 साल बाद में प्रमोशन होके आप एलडीसी बन जाओगे। ठीक है, यानी कि एक रास्ता है आप लोगों को सरकारी नौकरी के अंदर आने का। और चूंकि ये पहली बार ही आई है भर्ती, बाकी अनुकंपा से नियुक्तियां होती रही है इसके अंदर, तो आप लोगों को एक अच्छी मेहनत करनी है और अच्छी मेहनत करके इस पोस्ट को निकालना है। मैं इसमें पूरा मास्टर प्लान बताऊंगा आप लोगों को, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। जो आपके पास में 5-5.5 महीने अब बचे हैं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब ये शूट कर रहा हूँ, तब से आप लोगों के पास में 5-5.5 महीने बचे हैं। उसमें आप अच्छी तरीके से इसको कर जाओगे यदि इस तरीके से पढ़े हो। ठीक है, इस वीडियो में मेरी भी देखो पुस्तकें आती है, मेरी भी टेस्ट सीरीज आती है, या जो भी है, जो भी चीजें हैं जिनसे हो सकता है कि मुझे हित पहुंचे या फायदा मिले, लेकिन इस वीडियो में मैं इनका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो जो है आप लोगों को शुद्ध रूप से मार्गदर्शन देने के लिए है। मैं जानता हूं कि ऐसे मार्गदर्शन के वीडियो होते हैं, उन पे व्यूज बहुत आते हैं और विद्यार्थी सभी देखना चाहते हैं। तो उसका जो है अपन एक दूसरा लाभ, यानी कि खुद अपनी पर्सनल ऐड नहीं करके मैं सिर्फ आप लोगों को वह चीज बताऊंगा जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है और आप लोगों के लिए आगे तैयारी करके सिलेक्शन लेने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है, आप लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए। अपन बात करते हैं मास्टर प्लान क्या होगा और किस तरीके से आगे बढ़ना है। उससे पहले अपन जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर आप लोगों के परीक्षा पैटर्न को जान लेते हैं कि आप लोगों के परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, परीक्षा पैटर्न को जान लेना बहुत जरूरी है। देखो, इसके अंदर चूंकि ये आ चुका है, अब देखो एक उन विद्यार्थियों को मैं पहले ही बता दूं कि जो विद्यार्थी कह रहे हैं गुरुजी राजस्थान जीके बढ़ाने के लिए मांग उठाइए, या राजस्थान जीके बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, या सिलेबस चेंज होगा तो क्या हम अभी पढ़ना शुरू करें या नहीं करें। एक चीज मैं बता दूं, देखो राजस्थान जीके बढ़े या नहीं बढ़े, सबसे पहली बात कि राजस्थान की वैकेंसी है तो राजस्थान के विद्यार्थियों को फायदा होना चाहिए और राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ना चाहिए, ये बात तो है ही। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि इस चक्कर में कि बढ़ेगा उसके बाद में हम तैयारी करेंगे, सिलेबस चेंज हो जाएगा उसके बाद में तैयारी करेंगे, तो यहाँ पे आप भूल मत करना। यहाँ पे आप इस के भरोसे बैठना मत कि हाँ बढ़ेगा ही या उसके बाद ही हम तैयारी करेंगे। इसका एक अच्छा सा हल है कि आप राजस्थान जी के इसमें भी शामिल है, उसको पढ़ना शुरू करो, उस पर आप कमांड करनी शुरू करो। बढ़ेगा तो भी फायदा है, नहीं बढ़ेगा तो भी आपका वो चीज क्लियर हो जाएगी। तो इसके भरोसे नहीं बैठा जा सकता। इसके भरोसे आप लोगों के जो एक एक दिन निकल जाएगा उसका बाद में आपको पछतावा होगा जब एग्जाम की डेट पास में आ जाएगी। कंपटीशन इसमें भी इतना आसान नहीं है, लाखों की संख्या में फॉर्म आएंगे, एमबीए किए हुए, बीए एमए किए हुए फॉर्म भरेंगे, तो कंपटीशन दिखती बात है कि बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना थोड़ा सा और उसके हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी को आगे लेकर चलें। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या रहने वाला है, सामान्य हिंदी जो है, अनुमानित प्रश्न संख्या बताइए इसमें 30 प्रश्न आप लोगों के सामान्य हिंदी के आएंगे, क्योंकि 10th पास की वैकेंसी और 10th तक अपन ने हिंदी जो है अनिवार्य लैंग्वेज के रूप में पढ़ी है। इसमें हिंदी और इंग्लिश जो होती है ना, इसके अंदर आप लोगों के क्या आता है, व्याकरण आती है। क्या आती है, व्याकरण। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को किसी कवि की रचना पूछ लेंगे या उसके अंदर से सवाल जैसे कि एकेडमिक एग्जाम में पूछते हैं वैसा नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों को जो है ग्रामर से रिलेटेड पूछने, जैसे संधि समास वगैरह ये जो हो गए, तो इनका डिटेल सिलेबस भी है, मैंने एक वीडियो बनाया भी था, उस पर आप देख सकते हो। तो आप लोगों को वहां पे जो है ये चीज ध्यान रखनी है, आपको ग्रामर यानी कि इसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को उदाहरण देखने हैं, परिभाषाएं याद नहीं करनी है, सिर्फ समझनी है। अब एकेडमिक दौर से आपको बाहर निकलना है, परिभाषाएं रटने मत बैठ जाना, सिर्फ समझना है कि इससे उदाहरण कैसे सॉल्व होते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू एग्जाम है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अपन ध्यान रखें कि और आपके क्या आने वाला है, तो इसके अंदर आप लोगों के जो है 50 नंबर का सामान्य ज्ञान दिया है। क्या दिया है, 50 नंबर का सामान्य ज्ञान दिया है, जिसमें आप लोगों के भूगोल है। ठीक है, अब ये जो सामान्य ज्ञान दिया है ये राजस्थान जीके ही है। ये क्या है,
ये राजस्थान जीके ही है, चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, भूगोल है आप लोगों के, इतिहास कला संस्कृति है, इसमें राजस्थान स्पेशल दे दिया, यहाँ नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे भी राजस्थान ही है, इस चीज को ध्यान में रखें। ठीक है, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। अब इसमें पूरा जो है राज व्यवस्था पूरी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, पूरी राज व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था है, यानी कि आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री वगैरह ये पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। फिर जो डिटेल सिलेबस दे रखा है उसमें इन चीजों को मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे मैं राजस्थान शामिल है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिटेल सिलेबस में राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सामान्य विज्ञान है, इसके अंदर कुछ एक ही टॉपिक है इसके, और वो भी दे रखे हैं। समसामयिक घटनाएं, करंट है, और बेसिक कंप्यूटर है, और सामान्य गणित दे रखा है। ठीक है, इनके ये वेटेज है यहाँ पे। जैसे कि आपके भूगोल है 10 प्रश्न आएंगे, इतिहास कला संस्कृति के 10 आएंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था और राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित 10 आएंगे, फिर विज्ञान के 5 प्रश्न आने हैं, समसामयिक घटनाओं के 10 आने हैं, और बेसिक कंप्यूटर के आप लोगों के 5, और गणित के जो है 25 प्रश्न आप लोगों के पूछे जाने हैं। कुल मिला के आप लोगों के हो जाएंगे 120 प्रश्न। तो ये ध्यान रखना है, 2 घंटे का टाइम पीरियड रहने वाला है। अब सबसे पहली चीज कि जहां पे ज्यादा है वेटेज, जहां पे वेटेज ज्यादा है वहां पे आप लोगों को ध्यान भी ज्यादा देना है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, 30 प्रश्न अनुमानित हिंदी के ही दे रखे हैं, यानी कि आप लोगों को हिंदी को घोट कर पी जाना है। ठीक है, हिंदी को घोट कर पी जाना है, क्योंकि हिंदी 30 प्रश्न है। यदि आपका किसी सब्जेक्ट में कमजोर है प्रदर्शन, तो वो यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि जीके देखे अपन, तो देखो जीके के ये इनको काउंट कर लो, साथ में जीके को मिला ले अपन, तो ये भी हो जाते हैं कितने, 30 प्रश्न। तो इस पे भी ध्यान देना उचित। ठीक है, अब विज्ञान, और ये देखो ये विज्ञान और कंप्यूटर, ये दोनों मिला के, ये विज्ञान और कंप्यूटर दोनों मिलाएंगे तो 10 प्रश्न है, और समसामयिकी अलग से जो है आप लोगों के 10 प्रश्न है। तो वेटेज को डिवाइड करना है। ये आप लोगों के क्या है, मैथ्स है, तो इसके आप लोगों के 25 प्रश्न है। तो जहां पे मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे वेटेज ज्यादा है वहां पे आप लोगों को ध्यान भी ज्यादा देना है। जहां वेटेज ज्यादा है वहीं पे ध्यान ज्यादा देना है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। क्योंकि जहां पे प्रश्न, अब ये भी है, कई विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वेटेज को फॉलो ही नहीं करता, कहीं से प्रश्न क्या दे देता है, कहीं से क्या दे देता है। तो देखो इसके भरोसे कि पिछले एग्जाम में उन्होंने ऐसे किया था किसी एग्जाम में, तो उसके भरोसे अपन आने वाले जो रूपरेखा दे रखी है, परीक्षा का पैटर्न दे रखा है, उसमें अपन भूल नहीं कर सकते। उसमें यदि अपन भूल करते हैं, उसमें वहां चूक करते हैं, तो फिर अपना ही नुकसान होता है। ठीक है, यानी वेटेज जहां ज्यादा है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, ये क्लियर है, चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये तो है परीक्षा पैटर्न इसका। अब देखें अपन की परीक्षा जो है पैटर्न, क्वेश्चन किस तरीके से आने हैं। तो ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू को बोलते हैं अपन, ठीक है ना, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। मैक्सिमम मार्क्स जो है 200 और प्रश्नों की संख्या 120 है। ठीक है, 2 घंटे का पेपर है, और इक्वली मार्क्स है इनके 1.3, ये 1/3, यानी कि 1/3 क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये सामान्य बेसिक जानकारी आप लोगों को चतुश्रेणी कर्मचारी के बारे में, ये मैंने कोई अलग से नहीं बताई है, आप लोग सभी इससे वाकिफ हो, जानते हो जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब तो फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन अपनी मेन चीज जो है अपना, कि भाई अब करना क्या है गुरुजी। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ कई सारे पॉइंट नोट करके रखे हैं कि आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले यदि आप लोग तैयारी करते हैं ना किसी चीज की, तो आप लोगों के पास में होना चाहिए सिलेबस, और सिलेबस प्रिंट करवा देना। सिलेबस होना चाहिए आप लोगों के पास में प्रिंटेड। ठीक है, प्रिंट करवाने का इसलिए कह रहा हूँ 5-10 रुपए लगते हैं आप लोगों के, लेकिन प्रिंटेड सिलेबस तो होता है ना, तो बार बार एक तो मोबाइल खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक अपने ध्यान में होता है कि हाँ इस टॉपिक को क्लियर कर लिया या नहीं कर लिया। तो ये सबसे पहला कदम है कि आप लोगों के पास में प्रिंटेड सिलेबस होना चाहिए आपके टेबल पे। इज दैट क्लियर? उसके बाद में जब आप लोगों के पास में प्रिंटेड सिलेबस आ गया, तो सिलेबस को समझो, पैटर्न को समझो कि क्या क्या किस तरीके से दे रखा है, कौन कौन से टॉपिक है। ऐसे नहीं कि जो टॉपिक शामिल ही नहीं है आप उसी को याद करने में पड़े हो, और उसके बाद पता चलता है कि ये तो शामिल था ही नहीं। ठीक है, सिलेबस एनालिसिस का आप लोग यदि कहेंगे तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूंगा कि इस सिलेबस को कैसे कवर किया जाए, इस पे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, इस पे भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मैंने टीचर वैकेंसी में बनाए थे, उन सभी के लिए लाभदायक रहा, और वो बच्चे आज सिलेक्शन लेके अपनी नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना प्रिंटेड होना चाहिए। फिर बात आती है, ये प्रिंटेड कर लिया, अब मान लीजिए एक टॉपिक दे रखा है कि कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कि मृदा दे रखा है, ठीक है, या भौतिक प्रदेश दे रखा है, या जो भी, तो इनको पढ़ने का एग्जाम के लेवल के अनुसार पढ़ने का तरीका होता है।
यही मृदा टॉपिक आरएस में भी पूछेगा एग्जामिनर प्रश्न, तो उसका लेवल बहुत हाई होगा। यही मृदा वाला टॉपिक अपने चतुश्रेणी कर्मचारी में पूछेगा तो उसका लेवल बिल्कुल उसके जैसा होगा। जैसे कि पशु परिचर के अंदर सवाल आए थे, पशु परिचर में आए थे, तो पशु परिचर में क्या था मैंने बताया था आप लोगों को। एक मिनट आप चालू रखें, कॉल आ रहा है। क्षमा चाहता हूँ, बाकी कुछ बार कॉल अर्जेंट होते हैं तो क्या है कि सेशन के बीच में भी। देखो मैं ये कह रहा था कि मृदा का टॉपिक है, तो जैसे आरएस में कई बार जो है प्रश्न बहुत हाई लेवल के आते हैं, उनके मतलब जबरदस्त तरीके के विभाजन वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको देख के अपन घबरा जाए या उसको देख के अपन इस लेवल की तैयारी का मतलब कोशिश करने लगे कि अपन सामान्य भी छोड़ दें, अपन सामान्य भी छोड़ दें। ऐसा नहीं करना है अपने को लेवल लेकर चलना है। और लेवल का पता कैसे चलेगा, उसी लेवल का कोई एग्जाम पीछे हुआ है क्या? तो बिल्कुल हुआ है, आप लोगों के लिए एक एग्जाम हुआ है पशु परिचर। कौन सा एग्जाम हुआ है? पशु परिचर का एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो पशु परिचर का जो एग्जाम हुआ उसमें देखना लेवल। मैंने बहुत चीख चीख के कहा था विद्यार्थियों से कि आप लोग बहुत ज्यादा गहराई में जाने से बचो, टॉपिक पूरा क्लियर करो। लेकिन आप ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गहराई में जाते ही जा रहे हो, क्योंकि कुशल तैराक ही हमेशा डूबा करते हैं, ये भी सत्य है। तो अपने एग्जाम के लेवल के अनुसार चलना है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। एक जो विद्यार्थी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि देखो वैकेंसी तो अभी जैसे जैसे चतुश्रेणी की आ रखी है, ग्रेड 3 की आई है, ठीक है, वरिष्ठ अध्यापक की आई है, स्कूल व्याख्याता की आई है। तो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि वैकेंसी मेरे जो है सारी मैं सबकी तैयारी कर लेता हूँ। तो वो कई बार तो मैनेजमेंट पढ़ने बैठ जाता है स्कूल लेक्चरर की, फिर वापस पशु परिचर अपने इसके चतुश्रेणी के अनुसार पढ़ने लग जाता है, फिर कई बार ऐसे हो जाता है। तो इसमें आप लोगों को मैं एक सत्य बात बता दूं कि जो व्यक्ति एक टारगेट लेकर चलेगा, सिंगल टारगेट, ठीक है, कि जिसका सिंगल टारगेट है, जिसका सिंगल टारगेट मान लीजिए स्कूल व्याख्याता ही है, तो वो स्कूल व्याख्याता की ही तैयारी करेगा तो 100% वो निकालेगा। जिसका टारगेट चतुश्रेणी कर्मचारी है तो उसका ध्यान कहीं भटकेगा ही नहीं, उसको सिर्फ मछली की आंख दिख रही है तो वो वैकेंसी उसकी है। इसलिए सिंगल टारगेट लेकर चलो तो 100% सफलता है। यदि दो नावों की सवारी करते हैं तो फिर डूबना निश्चित है, और अपने पास में तो नावें अब बहुत सारी दिख रही है। तो ये आप लोगों को डिसाइड अभी कर लेना है, 4 दिन लगाओ चाहे डिसाइड करने में कि करना क्या है। लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूं कि एक टारगेट, सिंगल टारगेट लेकर चलो ताकि पछताना नहीं पड़े। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और ये मैंने कह दिया कि जहां ज्यादा वेटेज है वहां पे आप लोगों को फोकस ज्यादा करना है। अब सिलेबस बदलेगा गुरुजी, तो हम क्या करें भैया? जो सिलेबस आप लोगों को जैसे जो चीजें सामने दिख रही है वह तो आप कवर करके चले। राजस्थान जीके आप लोग चाहते हो कि बड़े या जो भी बड़े तो क्या होगा, तो राजस्थान जीके वाली चीज तो कवर कर लो कम से कम। यदि वो कवर कर लोगे तब भी तो आप लोगों के जो है चीजें आप लोगों के कंट्रोल में रहेगी। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है। 1 मिनट चालू रखें आप। क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अब सेशन में व्यवधान नहीं आएगा। देखो मैं ये चीज कह रहा हूँ कि आप लोगों को क्या है, सिलेबस बदलेगा के चक्कर में आप लोग मतलब हथियार डाल के बैठ मत जाना, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना। एक अपना सिलेबस बदलाने का या राजस्थान जीके का वेटेज बनाने का एक कार्य अलग है, लेकिन पूरा ही ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे वही तलाशते फिरो, तो वहां पे आप लोगों के भूल हो जाएगी। इसलिए इस चीज का अभी ध्यान में रखना, ठीक है। और एक काम करें, अभी जब तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो आप लोगों के सामने जो सिलेबस है, आप लोगों के सामने जो सिलेबस है, एक कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके इस सिलेबस को एक बार कवर किया जाए। एक बार सिंगल बार जो है प्रत्येक टॉपिक पढ़ लिया जाए, प्रत्येक टॉपिक पे नजर मार ली जाए। ये जितना जल्दी कर लोगे तो क्या होगा, एक फायदा मिलेगा आप लोगों को कि आप लोगों के नजरों में कम से कम रहेगा कि कौन सा टॉपिक इसके अंदर है कौन सा नहीं है। इससे याद होगा ये जरूरी नहीं है, और याद पहली बार में होता भी नहीं है।
लेकिन आप लोग एक बार नजर मार लोगे ना, जितना जल्दी हो जाए, तो एक बार ये हो जाता है कि हमने सिलेबस एक बार कवर कर लिया, अब कोई किसी तरह की चिंता नहीं है। फिर धीरे धीरे आप लोगों के जो है रिवीजन की संख्या बढ़ने लगेगी। 2-4 बार आप लोगों ने रिवीजन कर लिया तो बहुत सारा कंटेंट याद होगा और कॉन्फिडेंस लेवल होगा आप लोगों का हाई। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना कि एक बार जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस कवर किया जाए। एक बनाओ आप टाइम टेबल, ठीक है, ये बहुत नेसेसरी होता है। अब टाइम टेबल में कई विद्यार्थी गलती करते हैं, वो ये करते हैं सुबह 6 बजे उठूंगा, 7 बजे नहाऊंगा, 8 बजे नाश्ता करूंगा, 9 बजे पढ़ने बैठूंगा, 9 से 10 ये पढ़ूंगा, 10 से 11 वो पढ़ूंगा। ये बिल्कुल गलत टाइम टेबल है। मान लीजिए कि आपने टाइम टेबल डिसाइड किया कि आप 10 बजे जो है राजस्थान जीके पढ़ना शुरू करोगे और 1 बजे जो है आप उसको दूसरे सब्जेक्ट को ले लोगे। अब मुझे बताओ, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आप महाराणा प्रताप पढ़ रहे हो, हल्दी घाटी का युद्ध का आपने फैक्ट पढ़ने शुरू किए हैं और आप लोग 1 बज गया और उसको बीच में छोड़ दोगे, तो उस टॉपिक को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, उस टाइम टेबल का कोई औचित्य नहीं है। टाइम टेबल ऐसे बनाओ, सब्जेक्टिव टाइम टेबल बनाओ। सब्जेक्टिव का मतलब है कि हाँ, आज मुझे जो है भले 4 घंटे लगे या 5 घंटे लगे, आज मुझे महाराणा प्रताप वाला टॉपिक जो है जैसे पढ़ना है तो वो पूरा पढ़ूंगा मैं, चाहे 6 घंटे लगे। ऐसे 2-3 जो है डेली टारगेट लो कि हाँ, डेली टारगेट बहुत जरूरी होते हैं। इस तरीके से अपने टाइम टेबल को सेट करो कि आप लोगों के जो है टॉपिक भी क्लियर हो और आप लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहे कि 5 बजे जो है मैं खाना खाने जाऊंगा वगैरह। ये टाइम टेबल बहुत गलत होते हैं। तो इसको टाइम टेबल बनाने की चीजों को भी आप लोगों को थोड़ा सा सीखना होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखें, घंटे के अनुसार टाइम टेबल नहीं होते। एक सामान्य सा प्रश्न आता है मेरे सामने कि सर, हमें सरकारी नौकरी ये निकालनी है, तो इसके लिए जो है कितने घंटे पढ़ना होगा हमें दिन में। घंटे भैया डिसाइड नहीं होते। कई जने जो है 2 घंटे में पढ़ के बहुत अच्छी मेहनत कर लेते हैं और कई जने 10 घंटे भी किताब लेके बैठे रहे तो उनसे कुछ नहीं होता। तो घंटे मैटर नहीं करते। आप लोगों को ये यदि वहम है कि हम कितने घंटे पढ़े ये कोई बता दे तो हम निकल जाएंगे, तो ये सिर्फ वहम है। और दो चीजों का कोई इलाज नहीं होता, एक तो अहम और एक वहम। तो इन चीजों को पालना नहीं है। ठीक है, एक ये एक भैया बहुत एक काम की चीज बता रहा हूं कि अति से बचो। एक तो पुस्तकों की अति से, मैटर की अति से, मार्गदर्शन की अति से। अति सर्वत्र वर्ज्यते ऐसे ही नहीं कहा गया, ये अति घातक है, अति से बचना है। ऐसा नहीं आज मेरा गाइडेंस का वीडियो देख रहे हो और 10 दिन तक अलग अलग गाइडेंस के वीडियो देख रहे हो तो फिर वहां पे तो आप लोगों की नैया हो गई पार। ठीक है, तो अति से बचना है। किताबें भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक गाइड आप लोगों के पास में जरूरी है। ठीक है, कोई भी एग्जाम है चाहे। अब गाइड कौन सी होगी ये सवाल आ जाता है। तो देखो, मैंने पहले ही कहा है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को न तो मेरी पुस्तकों की बात करूंगा और न किसी की। जो पैटर्न आप लोगों के अनुकूल है, जिस शिक्षक पे आप लोगों का विश्वास है, वह गाइड पढ़ो आप, चाहे कोई भी प्रकाशन हो सकता है, कोई भी लेखक हो सकता है। कोई भी पुस्तक खराब नहीं होती और कोई भी लेखक अपनी तरफ से पुस्तक में कमी नहीं छोड़ता। ये चीज है, बस पढ़ने वाले का पैटर्न अलग अलग होता है, उसका तरीका अलग अलग होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर कर देना, एक गाइड होनी चाहिए। और एक गाइड के अलावा मान लीजिए राजस्थान ज्योग्राफी में आप और कुछ पढ़ना चाह रहे हो या हिस्ट्री में और कुछ पढ़ना चाह रहे हो, तो उस गाइड के साथ में आप अलग अलग कोई एक एक पुस्तक और सेपरेटली देख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप राजस्थान ज्योग्राफी की 7 पुस्तक लेकर बैठ गए तो फिर हो गया बेड़ा पार, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। इन चीजों का ध्यान में रखेंगे। मार्गदर्शन की अति से भी बचना है, क्योंकि मार्गदर्शन ही लेते रहोगे तो पढ़ोगे कब। तो ये चीजें अपने को अभी से ध्यान में रखनी है। एक सामान्य प्रश्न ये भी आता है, सर कोचिंग करने से सिलेक्शन होगा या सेल्फ। तो देखो, चाहे कोचिंग करोगे तो भी सेल्फ स्टडी जरूरी है, तभी सिलेक्शन होगा। कोचिंग इसलिए होती है कि आपको माहौल मिलता है, आपको मार्गदर्शन मिलता है। कोचिंग वाले कोई घोट के नहीं पिलाते या आप सोचो कि कोचिंग के पास में पेपर आएगा और हमें मिल जाएगा, तो नहीं होता। तो यहाँ पे मार्गदर्शन जो है वो कोचिंग वाले देते हैं। माहौल मिल जाता है कि वहां इतने सारे पढ़ने वाले होते हैं तो अपने को क्या एक माहौल मिलता है कि हाँ ये चीज है। लेकिन आप लोगों ने कहीं से एक बार कर रखी है तो आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ती कोचिंग की, और नहीं भी कर रखी तो भी नहीं पड़ती। मैंने जो सिलेक्शन लिए थे तो मैंने कहीं से कोचिंग नहीं की थी, लेकिन फिर भी लिए हैं। तो ये होता है कि अंदर का जज्बा जोश जुनून यदि है ना, तो जरूरी नहीं है कि कोचिंग हो तभी सिलेक्शन हो। मेरे पास में हजारों उदाहरण ऐसे हैं जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं की लेकिन उनका सिलेक्शन है, आज सैलरी उठा रहे। तो इन भ्रांतियों से बचो और लक्ष्य की ओर सीधे आगे बढ़ो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और एक ये है कि तुलना किसी से नहीं करनी। तुलना के अंदर इन द सेंस ये है कि आप लोग तुलना कई बार पेपर में भी करने लग जाते हो, आरएस में ये पूछा था आप ये पूछ लिया, तो वो तुलना भी नहीं करनी है। दूसरी,
कि फलाने जी को जल्दी याद हो रहा है, मुझे तो हो ही नहीं रहा, यानी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो तुलना करने से क्या है, नेगेटिविटी आती है। या तो आएगी अंदर नेगेटिविटी, या फिर आएगा ओवर कॉन्फिडेंस। अपन किसी से बेहतर है तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और नहीं है बेहतर तो नेगेटिविटी आ जाएगी। इसलिए तुलना नहीं कर रही है, अपना टारगेट सेट रखो, अपना क्या लक्ष्य है, अपने डेली टारगेट क्या है उनको ध्यान में रखा, उसके अनुसार पढ़े, आगे बढ़े, छुट्टी। ये है तैयारी का मूल मंत्र। तो तुलना करो तो फिर करते ही जाओ, उसका कोई अंत नहीं है। लोग आपको डराएंगे, लेकिन डरना नहीं है। लोग कहेंगे फॉर्म बहुत आए हैं, पेपर बहुत स्तर बढ़ गया, ये हो गया, आप तेरे से क्या होगा, तो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो भैया लोग तो डराएंगे, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है या अपनी जो सामर्थ्य है, अपनी जो शक्ति है, वैसी और किसी के अंदर नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर अलग सामर्थ्य होता है और हर व्यक्ति कर सकता है। बहुत सारी असफलताओं के बाद भी व्यक्ति सफलता देखते हैं। तो घबराना नहीं है, अपना टारगेट लेके लगे रहो, बस लोगों का काम है कहना, कहना दो, अपने क्या फर्क पड़ता है। तो इसी सकारात्मकता के साथ में आगे बढ़ना है। और मैंने जितने मतलब आप लोगों के लिए पॉइंट है ना, जो मास्टर प्लान में आप लोगों के शामिल होने चाहिए, मैं कह रहा हूँ इसमें से आप ज्यादा नहीं, आप लोगों ने 80% बातें भी फॉलो कर दी, तो आप लोगों का कमेंट होगा मेरे वीडियो के चैट बॉक्स में, जब एग्जाम हो जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा कि गुरुजी मेरा सिलेक्शन हो गया, मिठाई खिलाने का आऊं, और मुझे वह कमेंट चाहिए। और उसके लिए आप लोगों को ये जो बातें मैंने बताई है, इसको फॉलो करना है। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि इस वीडियो में मैं न तो किसी पुस्तक की बात करूंगा, न टेस्ट सीरीज की, न कोई भी नहीं, जिससे आप लोगों को लगे या मुझे लगे कि इसमें मेरा हित हो रहा है। क्योंकि ये वीडियो जो मार्गदर्शन के होते हैं वो शुद्ध मार्गदर्शन के होते हैं। किसी भी ब्रांड का, किसी भी चीज का प्रमोशन नहीं किया जाए इस वीडियो में, मेरा यही उद्देश्य था, ताकि आप लोग जो है स्वतंत्र दिमाग से सोच सको कि हमें करना क्या है। नहीं तो फिर लगता है कि गुरुजी ने उस पुस्तक का बताया, यानी कि उस पुस्तक वाले से 60 घंटे, तो वो चीजें हो जाती है यहाँ पे। तो अपने को ये चीजें ध्यान में रखनी है भैया, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं पूरी पूरी है, और आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ना है, आगे बढ़ना है, और अपनी जो क्लासेस है निःशुल्क, वो निरंतर चलेगी, इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। और अन्य सूचनाओं के लिए आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। बस अभी इस वीडियो में साथियों इतना ही, अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।